भारत स्वतंत्रता के बाद के संस्मरण और राजनीतिक विचार। 7वां पत्र। प्रिय मित्रों और बहनों, मैं माणिकचंद संघी बेंगलोर कर्नाटका राज्य से आपसे बातें कर रहा हूँ। मैंने आपको बताया था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन 27 मई 1964 को हुआ, जो उनकी हमारी पूर्वोत्तर राज्यों पर चीनी आक्रमण से पीड़ित होने की वजह से हुई। श्री लाल बहादुर शास्त्री अगले प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में कांग्रेस पार्टी द्वारा निर्वाचित हुए। उन्होंने 9 जून 1964 को भारत के प्रधानमंत्री की बागडोर संभाली। स्वतंत्रता के बाद उन्होंने कई पदों पर काम किया था, जिसमें शामिल है पुलिस और परिवहन के केंद्रीय मंत्री, अखिल भारतीय कांग्रेस के कमेटी के महासचिव, केंद्रीय मंत्रिमंडल में रेल और परिवहन मंत्री मुख्य है। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने बहुत सी चुनौतियों का सामना किया, जिससे भारत का पाकिस्तान के साथ युद्ध और देश के सामने गंभीर खाद्यान्न स्थिति थी। भारत के पास पर्याप्त खाद्य भंडार नहीं था जो इस देश की पूरी आबादी को खिला सके, लेकिन उनके पास महान नैतिक विश्वास और साहस था, जिससे वे इन समस्याओं से लड़े। उन्होंने सप्ताह में एक दिन का उपवास रखकर एक मिसाल कायम की और ऐसा करने के लिए अपने साथी नागरिकों को भी कहा। उनका यह संदेश इस देश में अच्छे परिणाम लाने में सफलता मिली और हम बहुत कुशलता से इस समस्या का सामना करने में सक्षम हुए। उच्च नैतिकता और विश्वास किसी भी गंभीर समस्या को हरा सकती है। फिर भी हमारे देश के लोगों ने श्री लाल बहादुर शास्त्री से शांतिपूर्ण रहने के लाभदायक और प्यार भरे सुझावों के बहुत सारे तरीके सीखे। मुझे याद है कि शास्त्री जी ने अपना साहस नहीं खोया, और जब हमारा पाकिस्तान के साथ युद्ध और इस देश में गंभीर भोजन की स्थिति थी और देश भर में जहाँ पर भी हो गए, उन्होंने मजबूत हाथों और साहस के साथ इस खतरे से लड़ने के लिए रास्ता दिखाया। इस अवधि के दौरान उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा सैनिकों और किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए दिया, जो भारत की 2 प्रमुख ताकतों में थी। यह सारे भारत में इतना प्रसिद्ध हुआ, जिससे इस महान देश के लोगों ने बड़ी प्रेरणा ली और तदनुसार काम किया। मैं आपसे पाकिस्तान के साथ जो युद्ध 1965 में हुआ था उसके बारे में बात करूंगा। इस युद्ध के दौरान लाल बहादुर शास्त्री ने जो अदम्य साहस और आत्मविश्वास का परिचय दिया, उससे हमारे सारे भारतवासी भली भांति परिचित हैं। वे जहाँ भी गए, उन्होंने हमारे नौजवानों और सेना के लोगों का मनोबल बढ़ाया। वे हमारे भारतीय राष्ट्रीय नायक बन गए। उनके उत्साहजनक भाषण इतने शक्ति स्वरूप बने कि भारत की सेनाओं में पाकिस्तान को युद्ध में एक करारी हार दी, जिसको पाकिस्तानी कभी भी भूल नहीं सकेंगे। आपको मालूम होगा कि भारत के पास पाकिस्तान के मुकाबले आधुनिक और अच्छे हथियार नहीं थे। 1965 का युद्ध पाकिस्तान ने छेड़ा। उसने अचानक बहुत आधुनिक हथियारों से भारत पर हमला कर दिया था, जो अमेरिका द्वारा दिए गए थे। यह युद्ध अगस्त 1965 से सितंबर 1965 तक चला था। पाकिस्तान ने उसे ऑपरेशन जिब्राल्टर का नाम दिया था। 5 अगस्त 1965 को पाकिस्तान ने 26,000 से 33,000 पाकिस्तानी सैनिकों को स्थानीय कश्मीरी निवास घुसपैठी में नियंत्रण रेखा को पार करके कश्मीर के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भेज दिया था। स्थानीय आबादी के लोगों के द्वारा अग्रिम सूचना मिलने पर भारतीय सेना
कि जवानों ने कार्रवाई की और भारतीय सेना ने युद्ध विराम रेखा को 15 अगस्त को पार किया और उचित जवाब का परिचय दिया। पाकिस्तान का मुख्य देश था कि वह भारत अधिकृत कश्मीर में घुसपैठिए भेजकर अखनूर कश्मीर पर कब्जा कर ले, जिससे बाकी भारत से कश्मीर पर कब्जा कर ले, जिससे बाकी भारत से उसको सप्लाई रास्ता और सूचना केंद्र क्षेत्र खत्म हो जाए। अखनूर कश्मीर भारत के लिए सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह भारत का मुख्य सूचना केंद्र और सैनिक हथियार के मिलने का क्षेत्र था। लेकिन पाकिस्तान अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सका। हमारी भारतीय सेना ने उसको वहाँ से खदेड़ दिया और इस क्षेत्र को आखिर तक बचाए रखा। आपको विदित होना चाहिए कि यह युद्ध ज़्यादातर स्थल सेना के बीच हुआ और थोड़ा बहुत वायुसेना के बीच भी हुआ। इस युद्ध के जरिए पाकिस्तान हमारी राजधानी दिल्ली तक पहुंचने की मंशा रखता था, लेकिन उसकी मंशा हमारी भारतीय सेनाओं ने तहस नहस कर दी थी। जैसा मैंने आपको कहा कि यह युद्ध मुख्यतः स्थल सेना के बीच लड़ा गया। इसमें पाकिस्तान की ओर से पैटर्न टैंकों का इस्तेमाल किया गया, जो अमेरिका ने पाकिस्तान को दी थी। हमारी भारतीय सेना ने सेंचुरियन और M4 शर्मन टैंकों का उपयोग किया, जो पैटर्न टैंकों के आगे कमज़ोर प्रदर्शन करने वाले माने जाते थे। मैं आपको पैटर्न टैंक के बारे में कुछ विस्तार से बताऊंगा। पैटर्न टैंक 1952 से 1959 तक अमेरिका में बनाया गया। इसका वज़न 45 से 49 टन का होता है। इसकी लंबाई 30 फीट और 6 इंच होती है, चौड़ाई 12 फीट और ऊंचाई 10 फीट और 2 इंच की होती है। इसको 4 सैनिक अधिकारी संचालित करते हैं। इसमें एक कमांडर, एक बंदूकधारी, एक लोडर और एक ड्राइवर होता है। इसका ढक्कन 4.7 इंच मोटा होता है। डीजल इंजन की शक्ति 750 घोड़े की शक्ति होती है। इसमें ब्राउनिंग मशीन बंदूक का उपयोग किया जा सकता है। इसका मारक क्षेत्र 462 किलोमीटर होता है और इसकी रफ्तार 48 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। M28 पैटर्न टैंक एक मध्यम टैंक है जो अमेरिका में डिज़ाइन किया गया। यह टैंक एक लंबी स्टील बेल्ट के जरिए युद्ध स्थल में चलता है, जिसको चलती अवस्था में तोड़ना बड़ा मुश्किल था। इसके बीचों बीच एक खाली स्थान होता है जिसमें 4 सिपाही बैठ सकते हैं। इसके अंदर एक कमांडर, एक बंदूकधारी, एक लोडर और एक ड्राइवर की बैठने की व्यवस्था होती है। उसके अंदर गोले रखने की भी जगह है। यह एक स्टील के ढक्कन से ढका रहता है। ये सभी इतने ही मजबूत स्टील के बने होते हैं कि इन पर बड़े से बड़े गोले का भी बरसाए या दागे जाए तो उसका तोड़ना असंभव है। एक लंबी गोलाकार स्टील नाली से गोले दागे जाते हैं, जिसमें ब्राउनिंग मशीन गन फिट होती है। यह गोलाकार स्टील की नाली चारों तरफ घूम सकती है। यह स्टील नाली भी इतनी मजबूत होती है कि इसका तोड़ना भी असंभव है। 1965 में पैटर्न टैंक की कीमत 50 लाख रुपए रही होगी। लोग कहते हैं कि पैटर्न टैंक से निकला गोला किसी भी तोप या दूसरे टैंकों के कवच पर चिपक जाते थे और वहां पर 3 इंच का छिद्र करके इस छिद्र के रास्ते अंदर जाकर फट जाते थे। इससे तोप या टैंक को बड़ी क्षति पहुंचती थी। इतनी सब विशेषताओं के होते हुए भी हमारी भारतीय सेना ने पाकिस्तान के इन पैटर्न टैंकों के धज्जे उड़ा दिए थे।
इससे प्रतीत होता है कि भारतीय सेना में कार्य क्षमता, आत्मविश्वास और बलिदान की भावना विद्यमान है। किसी ने मुझे कहा था कि भारतीय सेना के में कितनी बलिदान की भावना है। उसने मुझे बताया कि भारतीय सैनिक चलते पैटर्न टैंक के नीचे बारूद का गोला लेकर सो गए। इससे क्या हुआ कि वो जवान तो शहीद हो गए, लेकिन पैटर्न टैंक की स्टील बेल्ट बिल्कुल निष्क्रिय हो गई, क्योंकि गोला फटने से स्टील बेल्ट टूट गई। इस प्रकार पैटर्न टैंकों का आगे बढ़ना रुक गया और बाकी पैटर्न टैंक के सैनिकों का मनोबल हमारी बहादुर सिपाहियों ने खत्म कर दिया। इस प्रकार बड़ी मात्रा में पाकिस्तानी पैटर्न टैंकों को नष्ट कर दिया गया। यहाँ तक सुनने में आया कि पाकिस्तानी सैनिक इन पैटर्न टैंकों को छोड़कर युद्ध स्थल से भाग गए। इसका जीता जागता उदाहरण है पैटर्न नगर, जहाँ पर पाकिस्तानी पैटर्न टैंकों का बहुत बड़ा बुरा हाल हुआ और वहाँ पर लगभग 97 पैटर्न टैंक नष्ट कर दिए गए या उनको पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा छोड़ दिया गया। विदेशी पत्रकारों ने इसे पाकिस्तान की जल्दबाजी और युद्ध स्थल की विशेष जानकारी का ना होना बताया। कैसे भी हो, भारत ने पाकिस्तान को बड़ा जवाब दे दिया। मेरी जानकारी के अनुसार पहले तो यह युद्ध बड़े योजनाबद्ध तरीके से लड़ा गया, परंतु कुछ दिनों के बाद अंतराल के बाद दोनों देशों में किन्ने अपनी शक्ति और क्षेत्रीय प्रतिबद्धता के अनुकूल इसमें बदलाव किया। भारतीय सेना ने अपने तरीके से कार्रवाई की और बहुत से पाकिस्तानी क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया, जो पाकिस्तान का सबसे उपजाऊ क्षेत्र था, जबकि पाकिस्तान ने हमारे सबसे कम क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, जो ज़्यादा रेगिस्तानी इलाका था। भारतीय सेना के 3000 सैनिक युद्ध स्थल में काम आए, जबकि पाकिस्तान के 3800 सैनिक मारे गए। भारतीय सेना ने 1800 किलोमीटर पाकिस्तान की ज़मीन पर कब्जा कर लिया और पाकिस्तान ने 550 किलोमीटर ही भारतीय ज़मीन पर कब्जा किया था। पाकिस्तानी ज़मीन जो हमारे कब्जे में आ गई थी वह सियालकोट, लाहौर और अधिकतर पाकिस्तानी कश्मीर की थी। भारतीय ज़मीन जो पाकिस्तान के कब्जे में चली गई वह दक्षिण के रेगिस्तान, सिंध और छम्ब के सामने क्षेत्र से कश्मीर के उत्तर में थी। हवाई युद्ध में भारतीय वायुसेना के हाकर हंटर और भारत में विभिन्न निर्मित होलैंड नेट्स और कैनबरा बम्बर्स और MiG 21 विमानों ने भाग लिया। पाकिस्तानी वायुसेना के आधुनिक F-86 और एक F-104 स्टार फाइटर्स के साथ 24वीं 57 कैनबरा बम्बर्स ने भाग लिया था। युद्ध के दौरान पाकिस्तान की वायुसेना की विमान स्थिति 5:1 के बराबर थी। पाकिस्तान के विमान अमेरिकन थे और भारतीय वायुसेना के में ब्रिटिश और सोवियत संघ निर्मित विमान थे। कुछ लोगों का कहना है कि पाकिस्तानी वायुसेना के विमान भारतीय वायुसेना के विमानों से अधिक आधुनिक और अच्छे थे, लेकिन कुछ का कहना है कि भारतीय वायुसेना के विमानों की कार्य क्षमता पाकिस्तानी विमानों के मुकाबले बहुत अच्छी थी। जरा देखिए कि पाकिस्तान के पास F-86 और हाकर हंटर विमान जो शक्ति और रफ्तार में सर्वोत्तम थे, लेकिन वे इतने बड़े और भारी होते थे कि उनकी कम ऊंचाई पर डॉग फाइट करना बहुत मुश्किल होता था। इसलिए पाकिस्तान वायुसेना को बड़ी कामयाबी नहीं मिली सकती। हमारी भारतीय वायुसेना में हल्के हाकर हंटर और नेट्स विमान थे, जो गुलाटी लेकर पाकिस्तान के F-86 को
आसानी से हरा देते थे। इसलिए वायु युद्ध में दोनों तरफ की को कुछ बड़ी सफलता नहीं मिली, लेकिन भारतीय सेना स्थल सेना का पलड़ा भारी था और भारत ने पाकिस्तान की अधिक जमीन पर कब्जा कर लिया था। इससे पाकिस्तान ने युद्ध विराम को जल्दी से स्वीकार कर लिया। पाकिस्तान के साथ युद्ध 17 सितंबर 1965 संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता के कारण समाप्त हो गया। युद्ध विराम के दौरान लाल बहादुर शास्त्री और मोहम्मद अयूब खान पाकिस्तान के राष्ट्रपति एक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ताशकंद सोवियत संघ गए। वहां पर उन्होंने ताशकंद घोषणा पत्र पर 10 जनवरी 1966 को हस्ताक्षर किए। यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री का युग समाप्त और घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने के अगले ही दिन दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में अल्पावधि समय में बहुत कुछ काम किए। उनको मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया। उनकी यादगार में दिल्ली में एक स्मारक विजय घाट का निर्माण किया गया। उनके कार्य और कारनामे आज इस दिन भी यादगार हैं। श्री लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद श्री गुलजारी लाल नंदा ने 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक 13 दिनों के लिए भारत के प्रधानमंत्री के पद को संभाला। वे पहले भी प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद पहली बार 27 मई 1966 से 9 जून 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री बनाए गए। उनका दोनों समय अवधि कार्यकाल घटना रही रहा, लेकिन बड़ा ही महत्वपूर्ण था, जो शीघ्र ही नेहरू जी की मौत के बाद 1962 से चीन के साथ युद्ध और शास्त्री जी की मृत्यु के बाद 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध में थी। कृपया ध्यान दें कि श्री गुलजारी लाल नंदा ने गृह मंत्री के रूप में 27 अगस्त 1963 से 14 नवंबर 1966 तक 1964 से 1966 के दौरान अध्यक्ष योजना आयोग कार्यवाही की सेवा की। मेरी नज़र में राजनीतिक लोगों के कल्याण के लिए होती है, न कि देश से कोई लाभ और सहायता की आशा रखना। उनको राजनेता लोगों की सेवा करना और देशवासियों के कल्याण के बारे में सोचना उचित होता है। मैं महसूस करता हूँ कि किसी भी वर्ग का नेता, छोटा या बड़ा, राष्ट्र को से बड़ा नहीं हो सकता। राष्ट्र ही हमेशा सर्वोच्च होता है, बल्कि ये प्राकृतिक है। कोई भी देश और राष्ट्र के लिए एक राजनीतिक नेता संभवतः होना चाहिए, जो उस देश या राजनीतिक दल का निर्देशन करे। आपको मालूम होगा कि हमें हमारी स्वतंत्रता जब मिली थी, जब हमारे लाखों देशवासियों ने बलिदान दिए थे। जय भारत। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप मेरे साथ मन संतोष के लिए भगवान स्तुति की आराधना में इन शब्दों का उच्चारण करें। वाहेगुरु 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 जी, वाहेगुरु 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 जी, वाहेगुरु 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 जी, वाहेगुरु 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 जी। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ओम श्री वेंकटेशाय नमः, ओम श्री वेंकटेशाय नमः, ओम श्री वेंकटेशाय नमः, ओम श्री वेंकटेशाय नमः।